स्टोरी के शुरुआत में हमें होली नाइट को दिखाया जाता है, फिर उनके कैप्टन को दिखाया जाता है जो अपने शॉट को एक टकले आदमी के सीने के आर पार कर दिया था। और गाइस, यही टकला आदमी हमारा एमसी है। फिर वो कैप्टन कहता है, हे वैम्पायर, क्या तुम्हें आधे साल तक छिपने में मजा आया? तुमने उस बीच बहुत से लोगों को मार डाला है ना, गंदे कमीने। ये होली नाइट का मजाक बनाने का एक अच्छा ट्रिक था, लेकिन अब तुम्हारा रोल यहीं पर खत्म होता है। अब तुम अपने मनमर्जी से काम नहीं कर सकते। गॉड नहीं चाहता कि तुम अब और जिंदा रहो। मुझे अपने ऊपर गर्व है, तुम्हारे वजह से मुझे वैम्पायर स्लेयर का टाइटल मिलेगा। चर्च को धोखा देना और होली नाइट के पनिशमेंट को मना करने का पाप तुम्हारे अपीयरेंस ने ही इन सभी पापों को साबित कर दिया है। ठीक है, तुम्हें ये पता होना चाहिए, इस पूरे समय हम तुम्हें जानबूझकर नहीं पकड़ रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं अपने स्क्वाड में देर से ज्वाइन हुआ था, इसलिए तुम्हें इजाजत दी गई, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। और ऐसा इसलिए क्योंकि तुम एक वैम्पायर हो जो बहुत समय बाद दिखाई दिया है। हमने जानबूझकर धीरे धीरे काम किया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे तरफ ध्यान दें, और ये नॉन बिलीवर्स के लिए भी एक वार्निंग थी। फिर उसके बाद हमारा एमसी उस कैप्टन के ऊपर अटैक करते हुए सोचने लगता है, मुझे पता था ये दुनिया एक जंगल के जैसा है जहाँ जंगल का नियम काम करता है, ताकतवर कमजोरों का शिकार करता है। चाहे मैं कुछ भी सोचूं, इसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि जो ताकतवर होता है उसी के हाथों में जीना मरना तय होता है। इसलिए मैं भागता रहा, पर क्या आखिरी में ये सब चीजें मायने रखती हैं? और गाइस, इसी के साथ वो होली नाइट कैप्टन हमारे एमसी को टुकड़े टुकड़ों में काट देते हैं। फिर वो कहता है, तुम्हारा एग्जिस्टेंस ही चर्च के लिए शर्मिंदगी है। फिर उसके बाद हमारा एमसी सोचने लगता है, अगर मेरे को एक और बार चांस मिला तो मैं दोबारा नहीं भागूंगा। फिर उसके बाद हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो चिल्लाते हुए उठता है। फिर वो हाफते हुए सोचने लगता है, अभी क्या हुआ, ये क्या चल रहा है? मुझे तो टुकड़ों में काट दिया गया था, मुझे यकीन है मुझे मार दिया गया था, तो मैं अभी कैसे जिंदा हूँ? क्या ये सपना है? नहीं, ये वही जगह है जब होली नाइट के पीछा करने से पहले मैं यहाँ रहा करता था। शायद ये आधे साल की बात है। मुझे लगता है ये सब्जुगेशन स्क्वाड का मुझे शिकार करने की पहले की बात है। क्या मैं पास्ट में वापिस आ गया हूँ? फिर वो अपना मुट्ठी कसते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो ये जगह ब्रॉडविन का रिमोट फॉरेस्ट होगा, जहाँ पे लोगों का आना जाना नहीं चलता है, जहाँ पे लोग नहीं आते हैं। फिर उसके बाद बताया जाता है, हमारा एमसी जिंदा रहने के लिए इंसानों से दूर रहा करता था। वो कमजोर था, इसलिए वो छिपा रहता था, एक कमजोर वैम्पायर जिसका हर दिन मुश्किल से गुजरता था। और गाइस, हमारे एमसी का नाम यूजिन है, तो मैं अब से यूजिन कहूंगा। फिर बताया जाता है, यूजिन को इंसानों के खून की प्यास नहीं थी, लेकिन एक वैम्पायर होने की वजह से उसने एक बार इंसान के खून को चूस लिया, और उसकी एक गलती ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगले दिन ही उस जगह को मर्सनरीज ने नाकाबंदी कर दिया, और 5 दिन बाद होली नाइट उस विलेज पर पेट्रोलिंग करना शुरू कर दिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कहीं भी भाग जाऊं, वो हमेशा मुझे पकड़ लेते थे। 12 साल तक मैं जानवरों के खून को पीकर जिंदा रहा। मुझे नहीं पता मैं फिर से पास्ट में कैसे वापस लौट आया, लेकिन अब वो गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। अगर मैं छिप भी जाऊं तो भी मैं पहले के ही जैसे मारा जाऊंगा। तो मेरे पास सिर्फ एक ही चॉइस है, मुझे इतना ज्यादा ताकतवर बनना है कि अगर वो मुझे ढूंढ भी लेते हैं तो वो मुझे मार नहीं पाएंगे। तो ठीक है, मैं अब वैम्पायर के तरीके से ताकतवर बनूंगा। अब बारी है अपने सरवाइव करने के तरीके को बदलने का। वैम्पायर ब्लड को ऑब्जॉर्ब करके अपना पावर बढ़ाते हैं। ब्लड का ओनर जितना ज्यादा ताकतवर होगा, उसके ब्लड से पावर भी उतना ज्यादा मिलेगा। फिर तभी दिखाया जाता है, पानी से एक क्रोकोडाइल टाइप का मॉन्स्टर निकलता है, और वो निकलते ही यूजिन के ऊपर अटैक कर देता है, पर यूजिन उसके अटैक से बच जाता है। फिर वो सोचने लगता है, अभी के समय इस कमजोर बॉडी के साथ मैं बचने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता, पर अगर मैं उसके ऊपर सिर्फ एक कट भी लगा दूं तो मैं उसके ब्लड को पी सकता हूँ। फिर उसके बाद वो अपने स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हुए सोचने लगता है, पहले मैं सिर्फ जिंदा रहने के बारे में सोचता था, पर अब जब मुझे पता है कि मैं आखिर में मारा जाऊंगा, तो अब हेजिटेशन करने का कोई कारण नहीं है। इसलिए मुझे अपने दुश्मनों से ज्यादा ताकत की जरूरत है। पर जब वो अपने स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है, तो उस मॉन्स्टर का स्केल पूरी तरह से टूट नहीं पाता, उल्टा यूजिन का स्वॉर्ड ही टूट जाता है। फिर वो मॉन्स्टर अपने पूंछ से यूजिन के ऊपर अटैक कर देता है, जिस अटैक से यूजिन टप्पा खाते हुए दूर फेंक आता है, और वो काफी इंजर्ड भी हो जाता है। फिर वो सोचने लगता है, मैंने इस मॉन्स्टर के ताकत को कुछ ज्यादा ही कम मान लिया था। फिर तभी वो मॉन्स्टर बिल्कुल यूजिन के पास आ जाता है और उसे खाने वाला होता है। फिर बताया जाता है, इस मॉन्स्टर का नाम रोमर है। ये भले ही डंजन मॉन्स्टर नहीं है, लेकिन एक काफी खतरनाक जंगली शिकारी है। कुछ रोमर के अंदर माना क्रिस्टल भी होता है। कभी कभी ये ऐसे
जगह पर दिखाई देते हैं जहाँ पर माना क्रिस्टल भी नहीं होता है। माना क्रिस्टल किसी भी जेमस्टोन से ज्यादा कीमती होता है और रोमर के लिए माना क्रिस्टल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर मैं किसी तरह से इसके माना क्रिस्टल को पा गया तो सिचुएशन बदल जाएगी। मैंने इसे कम आंक लिया। एक फॉरेस्ट मास्टर लेवल का रोमर, क्या इसके ऊपर एक अटैक करे बिना ही मैं मर जाऊंगा? फिर उसके बाद दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर यूजिन को मुंह में दबोचकर पानी के नीचे चले जाता है। फिर वो निराश होते हुए सोचने लगता है, शायद मैंने सोचा था कि मुझे दूसरा मौका मिला है तो मुझे जीने का एक और मौका मिलेगा। नहीं, मैं इस तरह से नहीं मर सकता। मैंने कभी भी अपने आप को ओवर एस्टिमेट नहीं किया। मैं अपनी पूरी जिंदगी भर भागता रहा। मैं जिंदा रहने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इसीलिए तो मैंने इस बार फाइट करने के लिए चुना है, जो उस मॉन्स्टर के खून को अंदर से चूस रहा था, जिसके वजह से उसके बॉडी पर किसी तरह के वर्ड्स चमकने लगते हैं और साथ ही उसके जितने भी इंजरीज थे वो ठीक होने लगते हैं और उसका पावर भी धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है, यहाँ तक कि उसके टकले में बाल भी आ जाता है। फिर हमें उस मॉन्स्टर के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर वो माना क्रिस्टल होता है। उसे देखकर यूजिन तेजी से उसके तरफ बढ़ने लगता है। फिर वो उसके पास पहुंचकर उस क्रिस्टल को तोड़ देता है और उस क्रिस्टल के टूटते ही हमें बाहर का तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर उस पानी में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर दिखाया जाता है उस मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, यहाँ तक कि उस मॉन्स्टर की हड्डियां भी नहीं बचती। फिर यूजिन कहता है, मैंने अपने आप से वादा किया है कि मुझे एक और चांस दिया गया है, तो मैं अब दोबारा नहीं भागूंगा, मैं फाइट करूंगा। और यहाँ पर यूजिन काफी ज्यादा कूल लग रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो सोचने लगते हैं, मुझे फॉरेस्ट का मास्टर बनने के लिए काफी ब्लड की जरूरत थी, लेकिन मैंने माना क्रिस्टल को भी ऑब्जॉर्व कर लिया है। पर इस रोमर का माना क्रिस्टल का माना जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा है। इस माना क्रिस्टल से मुझे एक एबिलिटी भी मिली है, जिसकी मदद से मैं अपने स्किन को ब्लैक स्केल में बदल सकता हूँ। अगर मैं इससे सूरज की रोशनी को रोक सकता हूँ तो मैं दिन में घूम भी सकता हूँ। तो गाइस, मैं बता दूं, वैम्पायर की स्किन सूरज की रोशनी से जलने लगती है, इसलिए यूजिन ने ऐसा कहा। फिर उसके बाद वो बताता है, मुझे पास्ट लाइफ में इसके बारे में मर्सनरीज से पता चला। वेटलैंड ज्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए ज्यादा लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। पर जब मॉनसून की वजह से एरिया एक्सपेंड होने लगा तो ये मॉन्स्टर मर्सनरीज के ऊपर अटैक करने लगे और मैं लकी था कि मुझे इस तरह के एक घायल मॉन्स्टर का थोड़ा सा ब्लड मिल गया, जिसके वजह से मैं कई सारे मर्सनरीज को मारकर भागने में कामयाब रहा। मुझे पता था इसका ब्लड इतना ज्यादा इफेक्टिव है, इसलिए मैंने इस मॉन्स्टर के ब्लड को ऑब्जॉर्व करने का फैसला लिया। लेकिन ये अभी भी होली नाइट डिरहट से फाइट करने के लिए काफी नहीं है। मुझे पहले से एक हारी हुई लड़ाई नहीं लड़नी है। जब तक कि मुझे पूरा यकीन नहीं हो जाता कि मैं उससे जीत सकता हूँ, तब तक मैं उससे फाइट नहीं करूंगा। होली नाइट चंक डिरहट, मैं कहीं भी जाऊं वो मुझे ढूंढ लेगा। ऐसा लगता है उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है जो मॉन्स्टर और अनडेड को ढूंढ सकते हैं, इसलिए मुझे छिपने के बदले अपने ताकत को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे लगता है सूरज जल्दी उगने वाला है। फिर तभी साइड से आवाज आता है, फेक मास्टर जिसने मेरे जगह पर कब्जा कर लिया और इस खूबसूरत लेक को एक कीचड़ के दलदल में बदल दिया। आखिरकार वो अब मारा गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो इतना बुरी तरह से मारा गया। मैं सच में तुम्हारा आभारी हूँ, लेकिन तुमने इस जगह को खून से रंग दिया, इसका पाप तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मैं इस लेक का गार्डियन हूँ और ये मेरी मिरियन की टेरिटरी है और ये फॉरेस्ट नहीं चाहता कि तुम जिंदा रहो। फिर दिखाया जाता है वो एक छोटी सी स्पिरिट होती है। हे टकले वैम्पायर, क्या तुमने सुना मैंने अभी क्या कहा? फिर यूजिन कहता है, तुम कौन हो? फिर वो स्पिरिट हैरान होते हुए कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर यूजिन कहता है, मैंने पूछा तुम कौन हो? फिर वो स्पिरिट कहती है, क्या तुम मुझे देख सकते हो? फिर यूजिन कहता है, हाँ। फिर स्पिरिट कहती है, तो क्या तुमने सुना मैंने क्या कहा? फिर यूजिन कहता है, तुमने मुझे टकला वैम्पायर कहा। फिर वो स्पिरिट कहती है, मैं वाटर स्पिरिट नेम्ड मिरियन हूँ। असल में मैं इस जगह की मास्टर हूँ, लेकिन 15 साल पहले वो क्रोकोडाइल आया और मुझसे ये जगह को छीन लिया और मैं स्लेब बन गई। या ऐसा भी कह सकते हो कि हम पार्टनर थे। अगर पानी गंदा हो जाता तो उसके लिए खाना नहीं आता और वाटर मेरी स्पेशलिटी थी, इसलिए मैं पानी को प्यूरिफाई करती थी। लेकिन तुमने उस कमीने क्रोकोडाइल को अब खत्म कर दिया है, तो अब ये जगह हमेशा के लिए प्यूरिफाई हो गया है। फिर तभी दिखाया जाता है यूजिन के बॉडी में से एक टैटू गायब होने लगता है, जिसे देखकर यूजिन भी नहीं समझ पाता। फिर वो स्पिरिट पूछती है, तुम्हारा टैटू तो कमाल का दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या है?
फिर यूजिन कहता है मुझे भी नहीं पता, ये हमेशा से मेरे बॉडी पर था। फिर वो सोचने लगता है एक समय आने के बाद मैं वैम्पायर बन गया था और इसी तरह से मैं एक वैम्पायर के तौर पर पैदा हुआ। एक आखिरी बात जो मुझे याद है, मेरे बॉडीज में 10 टैटूज थे। इसके अलावा मुझे पहले की कोई भी मेमोरीज याद नहीं है। मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ जीने के लिए भागता रहा। अगर ये टैटू किसी तरह का स्पेल है तो क्या अभी जो हुआ उसकी वजह से ये टैटू गायब हो गया? फिर वो कहता है मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, तुम फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। फिर वो स्पिरिट कहते हैं बहुत ही कम लोग स्पिरिट को देख पाते हैं और मैं अकेले ऊब गई हूँ। फिर यूजिन कहता है क्या तुम इस दलदल को लेक में नहीं बदलना चाहती थी? फिर वो स्पिरिट कहते हैं इसे प्यूरिफाई करने में काफी ज्यादा समय लगेगा। तुमने मेरी मदद की इसलिए तुम मेरे वाटर को ले सकते हो। क्योंकि मैं एक वाटर स्पिरिट हूँ तो मेरे वाटर का टेस्ट बहुत ज्यादा अमेजिंग है। फिर उसके बाद वो अपने मुंह से पानी को उगलने लगती है, जिसे देखकर यूजिन कहता है यहाँ से दफा हो जाओ। फिर यूजिन कहता है मुझे इसकी जरूरत नहीं है। फिर वो स्पिरिट कहते हैं इसके अलावा मैं किसी भी गंदे पानी को प्यूरिफाई भी कर सकती हूँ। फिर उसके बाद हमें 10 साल बाद ब्रॉडविन विलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक आदमी विलेज चीफ को कहता है चीफ रेड आई मॉन्स्टर आ गया है। फिर उसके बाद विलेज चीफ वहाँ पर चला जाता है। फिर दिखाया जाता है वहाँ पर काफी जानवर मरे पड़े होते हैं, जिसे देखकर वहाँ के लोग बात करने लगते हैं ये आज के लिए तो काफी ज्यादा मीठ है, क्या हमें इन सभी को ले लेना चाहिए? फिर विलेज चीफ के बगल में खड़ा लड़का कहता है वो आमतौर पे हर 2 हफ्ते में एक बार हमें ये जानवर दिया करता था, पर इस बार तो इसका समय नहीं आया। आखिर वो रेड आई मॉन्स्टर क्या सोच रहा है? और गाइस यहाँ पर रेड आई मॉन्स्टर यूजिन को कहा जा रहा है। फिर उसके बाद विलेज चीफ बताता है एक रेड आई मॉन्स्टर जो विलेज से दूर पहाड़ों में रहता है, वो पिछले 10 सालों से हमारे विलेज के आसपास रहता है और वो हमारे लिए किसी भी तरह का खतरा नहीं बना। इसके अलावा वो हर 2 हफ्ते में हमारे पास मरे हुए जानवर को छोड़कर चला जाता है। मैं नहीं समझ पा रहा आखिर वो मॉन्स्टर क्या सोचता है। फिर तभी यूजिन वहाँ आते हुए कहता है क्या मैं कुछ समय के लिए विलेज में आ सकता हूँ? फिर विलेज चीफ भी डरते हुए हाँ कह देता है। फिर विलेज चीफ बताता है जब वो 10 साल पहले यहाँ आया था तो उसे देखकर सभी लोग डर गए थे, लेकिन वो मरे हुए जानवर को टैक्स की तरह देकर चुकाता था, इसलिए उसे किसी ने भी कुछ नहीं कहा। इस तरह से हमारे बीच का ये अजीब सा रिलेशनशिप 10 साल से बना हुआ है। फिर विलेज चीफ कहता है तुमसे मिले हुए काफी लंबा समय हो गया। फिर यूजिन अपने मास्क को निकालते हुए कहता है बहुत लंबे समय से आइसोलेशन में रहने के बाद अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ, इसलिए मैं इस गुड न्यूज को यहाँ शेयर करने आया हूँ। मुझे इस विलेज से सच में काफी ज्यादा मदद मिली, इसलिए मैं इस फेवर को वापस करना चाहता हूँ। अगर कभी भी विलेज को कुछ होता है तो मेरी जरूरत पड़ने पर आप मुझे कभी भी बुला सकते हैं। और यूजिन के इतने हैंडसम चेहरे को देखकर विलेज के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उन्हें ये यकीन नहीं हो रहा होता है कि वो लोग जिसे इतने सालों से रेड आई मॉन्स्टर कह रहे थे वो इतना ज्यादा हैंडसम है। फिर चीफ सोचने लगता है वो हमेशा मास्क पहना रहता था, पर क्या वो सच में इतना ज्यादा गुड लुकिंग था? फिर उसके बाद वाटर स्पिरिट को दिखाया जाता है जो कहती है आखिर तुम जानवरों का शिकार करके उन्हें क्यों देते हो? तुम क्या सोच रहे हो? एक वैम्पायर हमेशा ब्लड और लोगों को मारना चाहता है। फिर यूजिन कहता है इंसानी दुनिया में अपने चेहरों को दिखाना एक अच्छे भरोसे का सिंबल है। फिर वाटर स्पिरिट कहती है क्या तुम उन्हें दोस्त बनाना चाहते हो? क्या तुम उन लोगों को खाने वाली नहीं हो? तुमने कहा था कि तुम कुछ दिनों में चले जाओगे, तो उनके साथ इन्वॉल्व होने की क्या ही जरूरत है? फिर यूजिन कहता है मैंने सोचा था कि यहाँ कुछ भी नहीं होगा, पर मैं गलत था। जो कुछ यहाँ होने वाला है मैं सिर्फ उसे देखने वाला नहीं बन सकता। कुछ ही दिनों बाद यहाँ मर्सनरीज आएंगे और इस विलेज के सभी लोगों को मार देंगे, जिसकी बातें सुनकर वो स्पिरिट भी हैरान हो जाती हैं। फिर यूजिन बताता है मर्सनरीज यहाँ पर ब्रॉडविन विलेज में एक लड़के को ले जाने के लिए आएंगे, जिसे किडनैप करके इस रीजन के लॉर्ड सर टिरविन के कासल में ले जाना है और कोई सबूत ना बचे इसलिए वो सभी विलेज के लोगों को मार देंगे। अगर मैं इस इंसिडेंट को होने से नहीं रोकता हूँ तो फ्यूचर में होली नाइट जो झुंड बनाकर मेरा पीछा करते थे वो सच हो जाएगा। फिर स्पिरिट सोचने लगता है क्या ये सच है, पर उसे इसके बारे में कैसे पता? फिर वो कहता है क्या सच में वो गांव के सभी लोगों को मार देंगे? फिर वो सोचने लगता है मैंने कई दिन यूजिन के साथ बिताया है, लेकिन फिर भी मैं नहीं समझ पाता वो क्या सोच रहा है। फिर यूजिन कहता है तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, मैं झूठ बोल रहा हूँ ये सच। अगर मुझे विलेज के लोगों को सही सलामत देखना है तो पहले मुझे उनके भरोसे को जीतना होगा। फिर स्पिरिट कहता है मर्सनरीज को उन्हें मारने से और तुम्हारा विलेज के लोगों को भरोसा जीतने से क्या लेना देना है? फिर तभी वो स्पिरिट यूजिन से टकरा जाती है। फिर वो यूजिन के सिर पे मारते हुए कहती है आखिर तुम अचानक से क्यों रुक गए? फिर वो सामने की तरफ देखने लगती है जहाँ पर कुछ मर्सनरीज आ रहे थे
फिर उनमें से एक मर्सनरी कहता है वो कौन है, फिर दूसरा कहता है शायद वो विलेज से हैं। फिर एक एक्स पकड़ा मर्सनरी कहता है हमें इसके साथ क्या करना चाहिए, वैसे भी हम विलेज के ऊपर एम्बुश करने वाले थे। फिर उनका कैप्टन कहता है लेकिन ये आदमी है तो काफी चिकना। फिर वही एक्स पकड़ा मर्सनरी कहता है ऐसा लगता है उसके पास वेपन नहीं है और वो अकेला भी है। फिर उनका कैप्टन कहता है लेकिन अगर वो चिल्लाता है तो हमारे लिए ठीक नहीं होगा, इसलिए उसे चिल्लाने का भी मौका मत देना। फिर वो मर्सनरी यूजिन के ऊपर अटैक करने के लिए उसके तरफ बढ़ने लगता है और उसे देखकर स्पिरिट घबराने लगती है। फिर उसके बाद वो मर्सनरी जैसे ही अपने एक्स से यूजिन के ऊपर अटैक करता है वैसे ही यूजिन की आंखें लाल हो जाती हैं। फिर वो अपने ब्लैक स्केल्स का यूज करके उसके सिर को काट देते हैं। फिर यूजिन कहता है मुझे विलेज के लोगों का भरोसा को जीतना है ताकि मैं उन्हें सस्पिशियस ना लगूं, इसलिए अब मैं आखिरकार इन सभी मर्सनरीज को मारने जा रहा हूँ। फिर उसके बाद वो मर्सनरीज कहने लगते हैं ये ह्यूमन नहीं है, एक वैम्पायर है। फिर एक मर्सनरी यूजिन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है, अगर हम इसे जिंदा चर्च को दे देते हैं तो वो हमें इसके बदले बहुत बड़ा रिवॉर्ड देगा। पर तभी यूजिन उस मर्सनरी के स्वॉर्ड को अपने हाथ से पकड़ लेते हैं और पहले की तरह उस मर्सनरी का भी अपने हाथ से उसका सिर काट देता है। फिर दूसरा मर्सनरी अटैक करते हुए कहता है ये कोई मामूली वैम्पायर नहीं है, हमें इसे मारना होगा। फिर यूजिन पहले वाले मर्सनरी का स्वॉर्ड पकड़ता है और उस स्वॉर्ड से दूसरे मर्सनरी के ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर उसके बाद एक मर्सनरी फ्लेल टाइप के वेपन को लेकर यूजिन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यूजिन उस वेपन को सिर्फ अपने हाथ से पकड़ लेता है। फिर वो मर्सनरी कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझे नहीं रोक सकते। फिर यूजिन कहता है सूरज डूबने वाला है। फिर वो अपने हाथ से उसके वेपन को तोड़ देता है और उसका भी काम तमाम कर देता है। फिर वो अपने पैर से उस मर्सनरी का सिर को कुचल देते हैं। फिर वो कहता है रात का समय मेरा समय है, ये ब्लड को छुपाने का बहुत अच्छा समय है। फिर उसके बाद सिर्फ उनके चीखने की आवाज सुनाई देती है, मतलब वो उन सभी लोगों को मार देता है। फिर थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पे विलेज वाले आ गए थे और वो उस नजारे को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर चीफ कहता है क्या ये सभी रेड आई मॉन्स्टर हैं, मेरा मतलब क्या तुमने ये सब किए हैं। और उसके सामने यूजिन होता है जो कहता है बिल्कुल नहीं, फॉरेस्ट से आते समय मुझे ये लोग इसी हालत में दिखे, ऐसे लगता है ब्रॉडविन विलेज के रास्ते में उनके ऊपर घात लगाकर अटैक किया गया है, ये लोग कल्प्रिट हैं। फिर विलेज के लोग कहते हैं क्या ये ब्लैक वुल्फ ने किए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ब्लैक वुल्फ काफी ज्यादा थे, इसलिए वो मर्सनरीज भी उनका सामना नहीं कर पाए। चीफ कहता है वो काफी जंगली और खुखार होते हैं, पर तुमने कैसे उन सभी को अकेले मार डाला। फिर वो सोचने लगता है क्या सच में ये सब रेड आई मॉन्स्टर ने नहीं किया। फिर एक आदमी कहता है चीफ इनके लाशों के ऊपर वुल्फ के पंजों का निशान है। फिर दूसरा आदमी कहता है यहाँ भी सभी लाशों के ऊपर वुल्फ के पंजों का निशान है। फिर चीफ सोचने लगता है ब्लैक वुल्फ खतरनाक होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक मर्सनरीज के झुंड पर इस तरह से अटैक करे। फिर वो कहता है मुझे माफ कर देना तुम्हारे ऊपर शक करने के लिए। फिर यूजिन कहता है नहीं कोई बात नहीं। फिर यूजिन कहता है आप इन लाशों के साथ क्या करने वाले हो, मैंने आपको बताया क्योंकि मैं इन्हें ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकता था। फिर चीफ कहता है मुझे लगता है हमें उन्हें दफनाना होगा। फिर स्पिरिट कहती है यूजिन तुम अपनी हर बात को झूठ बोल रहे हो। और गाइज मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ स्पिरिट को बहुत ही कम लोग देख पाते हैं, उनमें से यूजिन भी है, इसलिए यूजिन के अलावा कोई भी स्पिरिट को यहाँ देख नहीं पा रहा है। फिर वो स्पिरिट सोचने लगती है जब मर्सनरी को मारने के लिए वहाँ पर वुल्फ है तो तुमने उन्हें भी मार दिया और तुमने उन्हें मारकर मर्सनरीज के लाशों के ऊपर वुल्फ के पंजों और दांतों का निशान को बना दिया। ये अपने क्राइम को छिपाने का एक अच्छा तरीका है, पर इनके भरोसे को जीतने के लिए ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा। अगर वो इन लाशों को ऐसे ही छोड़ के चला जाता तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। आखिर वो क्या सोच रहा है। फिर उसके बाद यूजिन अपने कपड़े से एक लेटर को निकालते हुए कहता है मैं उन लाशों के आइटम को खोज रहा था ताकि आप उनके फैमिली को उन्हें वापस दे सके, लेकिन उसी के बीच मुझे ये लेटर मिला, क्या आप इसे पढ़ सकते हैं। फिर चीफ उस लेटर को देखते हुए कहता है ये तो हमारे लॉर्ड सर टिरविन का सील है। पर तभी वो उस लेटर को पढ़कर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है फेलिट कहाँ पर है। फिर तभी एक आदमी कहता है फेलिट अभी विलेज में है। फिर चीफ कहता है फेलिट सर टिरविन का बेटा है
और ये सब मर्सनरीज फेलिट को लेने के लिए यहाँ आए थे। उसकी बातें सुनकर विलेज वाले काफी हैरान हो जाते हैं। फिर उसके बाद थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उन मर्सनरी का कैप्टन काफी ज्यादा डर रहा था क्योंकि यूजिन उसके सभी मर्सनरीज को गाजर मूली की तरह काट रहा था। फिर उनका कैप्टन कहता है अगर हम इस तरह से वापस जाते हैं तो हमें वैसे भी मार दिया जाएगा, इसलिए हमारे पास फाइट करने के अलावा कोई दूसरा चॉइस नहीं है, इसलिए हेजिटेशन मत करो। भले ही वो एक मॉन्स्टर है फिर भी उसके सिर्फ 2 हाथ और 2 पैर हैं। सभी लोग मिलकर एक साथ उसके ऊपर अटैक करो। फिर उसके बाद वो कैप्टन यूजिन के ऊपर अटैक करते हुए उसके पास जाने लगता है, पर उसके अटैक करने से पहले ही यूजिन अपने पैर से उसके पेट पर एक जोरदार किक मारता है और इस किक के वजह से वो दूर फेंकाते हुए पेड़ से टकरा जाता है। फिर उसके बाद यूजिन उसके पास आने लगता है। फिर वो कैप्टन कहता है प्लीज रुक जाओ, क्या तुम शुरू से ही हमारा इंतजार कर रहे थे? आखिर तुमने हमें ही टारगेट क्यों बनाया? हम तो सिर्फ अपना काम कर रहे थे। फिर यूजिन उसके पास आते हुए कहता है मैं जानना चाहता हूँ ये काम क्या था, ये विलेज मेरा है। फिर वो कैप्टन कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ये विलेज आपका है। हम यहाँ आपका शिकार करने के लिए नहीं आए थे, हम बस टिरविन फैमिली के नाजायज बेटे को लेने के लिए आए हैं जो इस विलेज में छिपा हुआ है। वो अपनी असली पहचान को छिपा कर यहाँ रह रहा है। फिर यूजिन कहता है तुम झूठ बोलने में काफी माहिर हो, अब बताओ यहाँ आने का तुम्हारा असली मकसद क्या था? इतने छोटे से मिशन के लिए इतने सारे लोगों को रखने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम लोग पूरे विलेज को खत्म करने के बारे में प्लान बना रहे थे? फिर कैप्टन कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, आप पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन हमें टिरविन फैमिली के पैट्रियार्च ने हायर नहीं किया था। हमारा क्लाइंट असल में कमारा टिरविन और वेर्थल टिरविन है। ये नोबल के बीच का पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, हम तो सिर्फ उसे यहाँ किडनैप करने के लिए आए थे, प्लीज मुझे माफ कर दो। उसकी बातें सुनकर यूजिन गुस्सा होते हुए सोचने लगता है वेर्थल टिरविन, मुझे पता था इसके पीछे उसी का हाथ होगा, वैम्पायर हंटर स्कॉट का कमांडर, और इसके अलावा वो नाइट जो जंग डिरहट के साथ मुझे परेशान किया करता था। लेकिन वर्थल ने मर्सनरी को विलेज के लोगों को मारने के लिए नहीं कहा होगा क्योंकि वो एक नाइट है। तो क्या इन्होंने विलेज के लोगों को अपने मन से मारा? इनके वजह से पूरा का पूरा विलेज एक दिन में गायब हो गया और इसी कारण से पैलाडिन्स यहाँ पर आए और पैलाडिन ने मुझे ढूंढ लिया। फिर वो कैप्टन कहता है मुझे लगा था कि ये मेरे आगे बढ़ने के लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, पर अगर पता होता कि ये जगह आपकी है तो मैं इस मिशन को कभी लेता ही नहीं। फिर यूजिन वहाँ से जाते हुए कहता है ठीक है, वापस जाते समय वुल्फ से सावधान रहना। फिर वो कैप्टन कहता है मेरे ऊपर दया दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर यूजिन वहाँ रखे एक शील्ड को उठाता है और उस शील्ड से उस कैप्टन के गले को काट देता है। फिर स्पिरिट कहते हैं क्या तुम्हें उसे मारने की जरूरत थी? फिर यूजिन कहता है वो जानता है कि मैं एक वैम्पायर हूँ, इसलिए मैं उसे छोड़ नहीं सकता था, और इसके अलावा हमारे सामने वुल्फ हैं जो अपनी लार टपका रहे हैं। फिर विलेज के लोग कहते हैं चीफ क्या यह बात सच है? फिर चीफ कहता है हाँ, वो मरे हुए मर्सनरीज गार्ड थे जो फेलिट को कासल ले जाने के लिए आए थे। फिर चीफ के साथ रहने वाला रेड हेयर वाला लड़का कहता है चीफ पिछले साल फेलिट ने अपने मदर को नहीं खो दिया था, मतलब उसकी मदर मर गई थी। फिर वही रेड हेयर वाला कहता है और वो 8 साल पहले हमारे विलेज में आया था। फिर चीफ कहता है जो मर्सनरी फेलिट को हमारे रीजन के लॉर्ड के पास ले जाने वाले थे वो मर गए, अब हमें क्या करना चाहिए? फिर यूजिन कहता है क्या उस फेलिट नाम के बच्चे को लॉर्ड के कासल में ले जाना जरूरी है? फिर चीफ हाँ कहता है। फिर यूजिन कहता है ये मर्सनरीज वुल्फ से अपनी जान नहीं बचा पाए, लेकिन मैं उसे वुल्फ से बचाकर सिटी तक लेके जा सकता हूँ। आखिरकार मैं काफी लंबे समय से इस फॉरेस्ट में हूँ। फिर चीफ कहता है क्या आप फेलिट को प्रोटेक्ट करेंगे? नहीं, हम आपको ऐसा करने के लिए नहीं कह सकते। फिर यूजिन कहता है कोई बात नहीं, एक नाइट मदद करने के मौके को कभी भी नहीं छोड़ता। और एक नाइट की बातें सुनकर विलेज के सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं और ऐसा ही हालत वाटर स्पिरिट का भी होता है। फिर यूजिन कहता है मुझे देर से अपनी पहचान बताने के लिए माफ कर देना, मेरा नाम जन यूजिन है, मैं यूजिन हाउस से हूँ। उसकी बातें सुनकर स्पिरिट कहते हैं आखिर कौन होगा जो तुम्हारी ऐसी बात पर यकीन करेगा? पर वहाँ सभी लोग उसकी बातों पर यकीन कर लेते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं और माफी मांगने लगते हैं कि उन्होंने इतने समय से उसे रेड आई मॉन्स्टर समझा। फिर स्पिरिट कहती है यूजिन भले ही ये झूठ है, लेकिन क्या ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा? फिर यूजिन कहता है तुमने
इन लोगों के रिएक्शन को देखा, इन लोगों ने पहले कभी एक नोबल को नहीं देखा है और गाइस जो एक नाइट होता है वो भी नोबल माना जाता है। फिर वो सोचने लगता है पूरा गांव इस बात से काफी ज्यादा हैरान है कि उनके माउंटेन विलेज में फिलिड नाम का लड़का है वो एक नोबल है जो इतने सालों से उनके साथ रहता है। इसलिए अगर मैं एक नोबल बनने का दिखावा भी करता हूँ तो उन्हें इसके बारे में नहीं पता चलेगा। फिर उसके बाद चीफ और विलेज के लोग यूजिन से काफी ज्यादा सवाल पूछने लगते हैं। फिर यूजिन कहता है कुछ मेरे कारणों की वजह से मुझे इस फॉरेस्ट में आइसोलेशन में रहना पड़ा। फिर विलेज के लोग फिर से उसकी तारीफ करने लगते हैं। फिर चीफ कहता है लेकिन हमारा विलेज बहुत करीब है और हमारे पास आपको देने के लिए कोई अच्छा रिवॉर्ड नहीं है। फिर यूजिन कहता है कोई बात नहीं, मैं सिर्फ आराम करना चाहता हूँ और अपनी थकान दूर करना चाहता हूँ, क्या मैं आज रात विलेज में रुक सकता हूँ? फिर चीफ कहता है ये तो हमारे लिए ही खुशी की बात है, आज रात आप मेरे घर में रुक सकते हैं। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूजिन उसके घर में आ गया था। फिर वो सोचने लगता है फॉरेस्ट के मास्टर से मुझे स्किन रीइंफोर्समेंट की एबिलिटी मिली है, अगर मैं अपने स्किन को ब्लैक स्केल से ढक लूं तो ये कुछ हद तक सूरज की रोशनी को रोक सकते हैं, इसके वजह से मुझे जर्नी में कम प्रॉब्लम होगा। फिर उसके बाद स्पिरिट कहती है तुम इग्नोरेंट रात के वैम्पायर, आखिर तुमने क्या सोचकर ऐसा झूठ बोला? तुम अपने आप को एक नाइट कहते हो लेकिन तुम एक लेटर को पढ़ भी नहीं सकते। फिर यूजिन कहता है हाँ उन्हें किसी दिन पता चल सकता है, लेकिन अब मैं इस विलेज को छोड़ने जा रहा हूँ तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर स्पिरिट कहती है तुम इतने समय से फॉरेस्ट में चुपचाप से शांत थे तो अब अचानक से तुम विलेज के लोगों को दोस्त बना रहे हो और उनके रिक्वेस्ट को क्यों मान रहे हो? फिर तभी वहाँ कोई आदमी आते हुए कहता है सर यूजिन हम तैयार हैं, आप जब चाहे यहाँ से जाने के लिए रवाना हो सकते हैं। फिर यूजिन कहता है तुमने देखा ना मैंने एक ही रात में अपने सोशल स्टेटस को बना लिया। इंसान कभी कभी उनके शब्दों से ज्यादा उनके अथॉरिटी पर भरोसा करता है, इसलिए अपने स्टेटस की वजह से जितना चाहे उतना झूठ बोल सकते हैं। ये इस तरह का एकमात्र विलेज है जो इस तरह के झूठ के ऊपर भरोसा कर लेगा, पर ये किसी नोबल के सामने काम नहीं करेगा। तो इसलिए मैं इस झूठ को अब सच में बदलने जा रहा हूँ। मैंने अभी तक इस भरोसे को अपने अच्छे कामों की वजह से बनाया है। फिर यूजिन बाहर आ जाता है। फिर चीफ कहता है सर यूजिन मैंने स्टेटमेंट के एक्सप्लेनेशन को लिखा है, प्लीज उस फिलिड नाम के बच्चे मतलब यंग मास्टर का ध्यान रखना। फिर फिलिड को दिखाया जाता है जो कहता है मेरा नाम फिलिड है सर यूजिन, मैं आपके गाइडेंस में रहूंगा। फिर यूजिन सोचने लगता है मैंने जो झूठ बोला है उस पर सभी लोग भरोसा करते हैं, इसलिए इस झूठ को सच में बदलने के लिए मुझे एक हाई स्टेटस की जरूरत है। फिर यूजिन कहता है अच्छा तो तुम फिलिड हो, मैं जैन यूजिन, मैं भी तुम्हारे साथ जाने के लिए एक्साइटेड हूँ। फिर वो मन ही मन कहता है मैं तुम्हें यूज करूंगा एक असली नोबल बनने के लिए। फिर उसके बाद वो लोग विलेज से रवाना हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद यूजिन कहता है क्या ये विलेज वही है जिसे ब्राह्म्स कहते हैं? फिर फिलिड कहता है साइन बोर्ड को देखते हुए यही होना चाहिए। फिर यूजिन कहता है क्या तुम्हें पढ़ने आता है? फिर फिलिड कहता है हाँ मेरी मदर ने मुझे पढ़ना सिखाया था, मेरी मदर लो स्टेटस की थी इसलिए उन्हें अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाया, उन्होंने कहा था कि जिससे वो प्यार करती थी उसी ने ही उसे पढ़ना सिखाया था, मुझे नहीं पता था कि वो आदमी सर टिरविन होगा। फिर स्पिरिट कहती है तुम्हें उसे अपने आप को सिखाने के लिए कहना चाहिए। फिर यूजिन कहता है क्या तुम मुझे पढ़ना लिखना सिखा सकते हो? फिर फिलिड हैरान होते हुए कहता है क्या मैं? मुझे ये मत कहना कि आपको पढ़ने नहीं आता। फिर यूजिन कहता है नाइट होना सिर्फ एक दिखावा है, मेरी फैमिली पहले ही खत्म हो चुकी है, इसलिए घमंड करने का कोई फायदा नहीं है। अब तक मुझे पढ़ाई ने नहीं बल्कि सिर्फ एक मेरी स्वॉर्ड ने अभी तक जिंदा रखा है। फिर यूजिन मन ही मन कहता है सोचो मेरे ऊपर शक करो उसके बाद मेरे ऊपर भरोसा करो, एक बार भरोसा जीतने के बाद झूठ भी सच्चाई को ढक लेता है। फिर स्पिरिट कहती है तुम्हारा एक्टिंग तो काफी लाजवाब है, लेकिन अगर तुम जरूरत से ज्यादा झूठ बोलते हो तो लोगों को तुम्हारे ऊपर शक होने लगेगा। फिर जब वो स्पिरिट फिलिड की तरफ देखती है तो सोचने लगती है इसके आंखों को देखकर लगता है इसने पहले ही यूजिन के ऊपर भरोसा कर लिया है। फिर फिलिड कहता है मुझे माफ कर देना सर यूजिन आपके ऊपर शक करने के लिए, विलेज में हर कोई आपको नोबल की जगह मॉन्स्टर कहता था तो मुझे भी इसके ऊपर भरोसा हो गया था, पर अब जब मैं रूमर के बदले अपने आंखों से आपको देख रहा हूँ तो आप मुझे बिल्कुल एक अलग ही आदमी लग रहे हैं। अगर आप वॉरियर के बैकग्राउंड से आते हैं तो हो सकता है आपको पढ़ाई करने का मौका ना मिला हो, इसलिए जब पॉसिबल हो सके तब मैं आपको सीक्रेटली पढ़ाऊंगा ताकि आपको दूसरों के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। पर तभी यूजिन को पीछे की तरफ से कुछ महसूस होता है। फिर दिखाया जाता है एक एरो बिल्कुल फिलिड के पास आ गया था, लेकिन यूजिन उसे रोक लेता है जिसे देखकर फिलिड काफी ज्यादा डर जाता है। फिर दिखाया जाता है
उनके सामने कुछ बैंडिट आ जाते हैं जो आने जाने लोगों के सामान को लूटने का काम करते हैं। फिर एक बैंडिट कहता है तुमने इसे ठीक से नहीं किया। फिर क्रॉस बो वाला कहता है मैंने ठीक वैसे ही किया जैसे तुमने मुझे पहले सिखाया था। उसे देखकर फिलिप डरते हुए सोचने लगता है क्या ये बैंडिट हैं? फिर वो क्रॉस वो वाला कहता है क्या ये बैंडिट हैं? शायद तुम लोग यही सोच रहे होगे ना, तो ये सच होने वाला है। तुम लोग अपने सभी सामानों को नीचे रख दो और अपने जेब को भी खाली कर दो। अगर तुम जरा भी हिले तो तुम मारे जाओगे। पर तभी यूजिन बहुत तेजी से उसके पास आकर उसके गले को काट देते हैं और उसका सिर टप्पा खाते हुए फिलिट के पास चले जाता है, जिसे देखकर फिलिट काफी ज्यादा डरने लगते हैं और वहीं उसे देखकर वो बैंडिट लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। फिर यूजिन कहता है मैं वैसे ही चला जैसे मैं चाहता था, फुर्तीला और तेज। फिर वो बैंडिट यूजिन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है तुम कमीने कहीं के, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पर अगले ही पल यूजिन बहुत तेजी से उसका गले को भी काट देता है। फिर वो बहुत तेजी से उन सभी बैंडिट के गले को काटने लगता है, जिसे देखकर उनका एक बैंडिट काफी ज्यादा डर जाता है। पर यूजिन उसे भी नहीं छोड़ता और अपने शॉट को उसके तरफ फेंक देता है, जो शॉट सीधा जाकर उसके सीने पर लग जाता है। फिर यूजिन कहता है मैं सच में इसे समझ नहीं पा रहा, इंसान अपने से कमजोर लोगों को लूटने और मारने की कोशिश क्यों करते हैं। फिर वो उस बैंडिट के पास आकर अपने शॉट को उसके अंदर और भी ज्यादा घुसा देता है, जिससे वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। फिर यूजिन कहता है अगर कोई कमजोर है तो क्या उसे परेशान करना ठीक है? फेलिट मैं अगर पढ़ना सीख जाऊंगा तो क्या मैं भी इन सब चीजों को समझ पाऊंगा? पर फेलिट के पास इसका जवाब नहीं होता है। फिर यूजिन अपने शॉट को निकालते हुए कहता है तुमने कहा था ना कि तुम रूमर के बदले अपने आंखों पे भरोसा करोगे। तुम जो भी चाहो मेरे बारे में सोच सकते हो, तुम इसके लिए आजाद हो, लेकिन मैं तुमसे ये वादा करता हूँ खून का एक बूंद भी तुम्हारे बॉडी को छू नहीं पाएगा। फिर उसके बाद हमें ब्राह्म्स विलेज का सीन दिखाया जाता है, जिसे देखकर स्पिरिट खुश होते हुए कहती है यहाँ बहुत सारी अजीब और अच्छी चीजें हैं। फिर फिलिट कहता है सर यूजिन अगर आप यहाँ कुछ खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए। मैं पिछले बार विलेज चीफ के साथ आया था और यहाँ के मर्चेंट ने उन्हें ठग लिया, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। फिर यूजिन सोचने लगते हैं पहले मुझे पैसे की जरूरत है, उसके बाद सावधान रहना है या नहीं बाद में सोचेंगे। फिर यूजिन कहता है 1 मिनट यहीं पर रुको। फिर वो ब्लैक वुल्फ के चमड़े को निकालते हुए कहता है मुझे ये लेदर बेचना है। फिर वो बूढ़ा आदमी कहता है ये तो ब्लैक वुल्फ के लेदर हैं, ये तो यहाँ ज्यादा दिखाई नहीं देते, तो तुम्हें इतना ज्यादा कहाँ से मिल गया? फिर वो बूढ़ा आदमी उसके कपड़े और सामान को देखते हुए कहता है ये देखने से ट्रेडर नहीं लगता और इसके पुराने और गंदे कपड़ों को देखकर लगता है कि ये घूमने फिरने वाला ट्रैवलर है, तब तो इसे बेवकूफ बनाना आसान है। फिर वो बूढ़ा आदमी कहता है ये लेदर बहुत डैमेज है, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा इसके 18 सिल्वर कॉइन ही दे सकता हूँ। फिर उसके बाद यूजिन उस बूढ़े आदमी को घूर कर देखने लगता है, जिसे देखकर वो बूढ़ा आदमी डरते हुए सोचने लगता है आखिर इस आदमी की आंखें लाल क्यों हैं और उसे देखकर मुझे डर क्यों लग रहा है। फिर वो कहता है ब्लैक वुल्फ लेदर बहुत रेयर होते हैं, इसलिए मैं इसकी कीमत को थोड़ा बढ़ा सकता हूँ। पर जब वो यूजिन की तरफ देखता है तो वो अभी भी उसे घूर के देखे जा रहा था। फिर वो बूढ़ा आदमी मन ही मन कहता है अगर तुम्हें कुछ कहना है तो तुम मुंह से भी बोल सकते हो, आखिर तुम मुझे घूर घूर कर क्यों देख रहे हो? ऐसा लगता है ये तुम्हारा पहली बार है, इसलिए मैं अपनी तरफ से तुम्हें 23 कॉइन दे सकता हूँ। पर यूजिन अभी भी उसे घूर घूर के देखे जा रहा था। उसे देखकर वो बूढ़ा आदमी सोचने लगता है क्या ये मुझे निचोड़ निचोड़ कर गरीब बनाना चाहता है। फिर वो बूढ़ा आदमी कॉइन को बढ़ाने लगता है, जिसे देखकर फिलिट भी हैरान हो गया था, पर यूजिन अभी भी उसे घूरे जा रहा था। फिर वो बूढ़ा आदमी सोचने लगता है क्या ये मुझे कंगाल करना चाहता है। फिर वो बूढ़ा आदमी कहता है मैं अब 30 कॉइन से ज्यादा नहीं दे सकता। फिर यूजिन कहता है ठीक है। फिर उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो लोग कैंप फायर लगाकर बैठे हुए थे, जहाँ यूजिन सोचने लगता है ये कीड़े के जैसे दिखते हैं, मैंने फिलिट से बेसिक सीख लिया है पर मैं अभी भी इसे ठीक से पढ़ नहीं सकता। फिर उसके बाद स्पिरिट कहती है ये कपड़े काफी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अगर सोचो तो वैम्पायर सिल्क रोब पहनते हैं, लेकिन अगर पैसे के हिसाब से देखा जाए तो ये कपड़े की क्वालिटी काफी अच्छी है। फिर यूजिन कहता है और इसके अलावा जितना मैंने सोचा था मुझे मार्केट के बारे में उतना चिंता करने की जरूरत नहीं थी। फिर स्पिरिट कहती है क्या तुम उन मर्चेंट के बारे में बात कर रहे हो जिन्हें तुमने कंगाल कर दिया? अगर तुम उसे और निचोड़ते तो तुम एक महंगे सिल्क के कपड़े को ले सकते थे। फिर यूजिन कहता है मुझे सिर्फ ऐसा चीज की जरूरत थी जो सूरज की रोशनी को रोक सके।
फिर स्पिरिट कहती है तुम्हें अपने लाइफ को और एंजॉय करना चाहिए। एक वैम्पायर नोबल में भी नोबल होता है। वो अपनी लग्जरी लाइफ जीते हैं, चांद की रोशनी में नहाते हैं, सिल्क रोब पहनते हैं और वाइन की तरह खून को पीते हैं। फिर यूजिन कहता है मिरियन तुमने तो कहा था कि तुम उस दलदल में रहा करती थी। तो गाइस अब से मैं इस स्पिरिट को मिरियन कहूंगा क्योंकि इसका नाम मिरियन है। फिर मिरियन कहती है मैं असल में स्पिरिट रियान में भी थी। कभी कभी सीनियर ह्यूमन वर्ल्ड से आते थे, उन्होंने ही मुझे ये सब के बारे में बताया है। अगर तुम्हें सिल्वर ब्लेड से मारा नहीं जाता और तुम्हारे ऊपर खिला नहीं ठोका जाता तो तुम 200 साल तक जिंदा रह सकते हो। तुम्हें एंशिएंट कैरेक्टर और इंपीरियल लैंग्वेज को भी सीखना चाहिए। फिर यूजिन कहता है क्या तुम ये पढ़ना जानती हो? फिर मिरियन कहती है नहीं। फिर यूजिन कहता है क्या तुम पानी को प्यूरिफाई करने के अलावा कुछ और नहीं कर सकती? फिर तभी पीछे से फेलिट आते हुए कहता है सर यूजिन मुझे माफ कर देना, लेकिन आप अभी किससे बात कर रहे थे? फिर यूजिन कहता है मैं अपने आप से बात कर रहा था, वैसे अब तुम कैसे हो? फिर फेलिट कहता है मैं अब ठीक हूँ, मुझे माफ कर देना, मुझे अपनी ऐसी साइड दिखाने के लिए मैं खरगोश बना रहा था, तभी मुझे सुबह की याद आ गई। फिर उसके बाद फेलिट उल्टी करने लगता है, जिसे देखकर मिरियन कहती है ऐसे लगता है ये उसके लिए कुछ ज्यादा ही हो गया है। फिर यूजिन कहता है ये ठीक है, एक मामूली आदमी को लाशों की आदत नहीं होती। फिर फेलिट कहता है चिंता करने की कोई बात नहीं है, मेरे पास अभी भी स्टेमिना है और रात काफी लंबी है, मेरे पास काफी ज्यादा पेपर है तो मैं आपको लिखना सिखा सकता हूँ। फिर उसके बाद फेलिट यूजिन को पढ़ना लिखना सिखाने लगता है। फिर यूजिन कहता है क्या लेटर को सीखना इतना आसान होता है? फिर फेलिट कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि आप अमेजिंग हो सर यूजिन, मुझे सब कुछ सीखने में कुछ महीने लग गए और आमतौर पर लोगों को तो सालों भर का समय लग जाता है। फिर यूजिन कहता है फेलिट क्या इतना सच में काफी होगा? एक बार जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो शायद थोड़ा मोड़ा पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आखिरकार तुम रातों रात एक नोबल के बेटे बन रहे हो। फिर फेलिट कहता है मेरी मदर ने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, इसलिए मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। यहाँ तक कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं सर टिरविन का बेटा हूँ और उन्होंने अपने कासल में मुझे बुलाया है। फिर तभी वहाँ कुछ मर्सनरीज आ जाते हैं जिनका कैप्टन कहता है हे दोस्तों, हमें कैंप करने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढने में परेशानी हो रही है, अगर तुम लोग बुरा ना मानो तो क्या हम लोग अपना कैंप यहाँ पर लगा सकते हैं? उसकी बातें सुनकर यूजिन उसे देखते हुए सोचने लगता है इसके पास अच्छे वेपन है और आर्मर है और इसके अलावा ये अच्छे से बात भी कर रहा है। ये एक असली मर्सनरी है, जिनसे मैं अब तक मिला हूँ ये उनसे बिल्कुल अलग है। फिर वो कैप्टन कहता है यहाँ तक कि तुम्हारे साथ एक बच्चा भी है, क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम लोग कहाँ जा रहे हो? फिर यूजिन सोचने लगता है अगर मैं लापरवाही से झूठ बोलता हूँ तो उन्हें मेरे ऊपर शक हो जाएगा। फिर वो कहता है हम लॉर्ड टिरविन के कासल की तरफ जा रहे हैं। फिर वो कैप्टन कहता है हम भी लॉर्ड टिरविन के कासल की तरफ ही जा रहे हैं, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या हम इस जगह पर अपना कैंप लगा सकते हैं? हमारे पास शराब, पानी और मीट है, हम उसे तुम्हारे साथ शेयर कर सकते हैं। फिर तभी वहाँ दूसरा मर्सनरी आते हुए कहता है कैप्टन क्या ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा? सीधी बात, हम यहाँ कैंप लगा रहे हैं, क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है? फिर उनका कैप्टन कहता है इसे माफ कर दो, इसे हमारे मर्सनरी ग्रुप को ज्वाइन किए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, इसलिए इसे नहीं पता लोगों से कैसे बात करना है, इसे मेरी तरफ से माफ कर दो। मेरा नाम पाटेक है और तुम्हारा नाम क्या है? फिर यूजिन कहता है मेरा नाम नाइट चैन यूजिन है। उसकी बात सुनकर वही येलो हेयर वाला मर्सनरी कहता है कैप्टन क्या आपने सुना इसने अपने आप को नाइट कहा? क्या आपको इसकी बातों पर यकीन है? आखिर ये किस तरह का नाइट है जिसके पास ना तो घोड़ा है और ना ही आर्मर है? फिर वो यूजिन के पास जाते हुए कहता है तुम नाइट नहीं हो, सच बताओ तुम कौन हो? और तुमने अपना नाम चन यूजिन बताया, मैंने ऐसे किसी फैमिली के बारे में नहीं सुना, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम एक नाइट बनने का दिखावा कर रहे हो? और उसकी ऐसी बातें सुनकर और उसकी ऐसी हरकतों से यूजिन भी गुस्सा होने लगता है। फिर वो सोचने लगता है मैंने फेलिट को पहले ही कह दिया है कि मैं नाइट हूँ, इसलिए अब मैं झूठ नहीं बोल सकता। ये मर्सनरीज यहाँ दूसरे कारण से आए थे, इसलिए इनके लिए ये जरूरी नहीं है कि मैं नाइट हूँ या नहीं। पर अगर ये सभी इसी बात को लेकर मेरे ऊपर प्रेशर डालते हैं तो मुझे इन सभी को खत्म करना होगा। और यही सोचते हुए यूजिन अपने शॉट को भी निकालने लगता है। फिर उसके बाद कैप्टन पाटेक रवन कहते हुए उसके कंधे पर हाथ रखता है। फिर उसके बाद वो उसके चेहरे पर एक जोरदार झापड़ मारता है और इस झापड़ से वो टप्पा खाते हुए दूर पेड़ से टकरा जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है।
फिर कैप्टन पाटेक यूजिन से उसकी गलती के लिए माफी मांगते हैं। फिर यूजिन कहता है तुम्हारी माफी काफी है, कैंप लगाने के लिए एक अच्छी जगह चुन लो। फिर कैप्टन पाटेक झुककर उसे शुक्रिया कहता है। अब से मैं जिनसे भी मिलने वाला हूँ वो सभी मेरे ऊपर शक करेंगे, इसलिए इससे बचने के लिए मुझे जल्द से जल्द एक असली नाइट बनना होगा। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ फेलिड यूजिन को पढ़ा रहा था और वहीं रवन अभी भी बेहोश था और उसके बगल में कैप्टन बैठा हुआ था। फिर तभी रवन को होश आ जाता है। फिर वो उड़ते हुए कहता है मुझे क्या हुआ था। फिर कैप्टन पाटेक कहता है तुम बिना डरे एक नाइट के ऊपर कैसे अटैक कर सकते हो। उसे देखकर रवन कहता है कैप्टन पाटेक। फिर कैप्टन पाटेक उसके सिर पर एक पंच मारता है। फिर वो कहता है तुम मेरे वजह से अभी तक जिंदा हो और तुम्हारे वजह से लगभग हम लोग मरने ही वाले थे। फिर रवन कहता है आखिर उस गंदे आदमी से आपको डरने की क्या ही जरूरत है। फिर कैप्टन पाटेक कहता है तुम सिर्फ लोगों को देखकर ही उनके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, तुम्हें एक कदम आगे के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है उसने जो रोब पहना है उसकी कीमत क्या होगी? ये एक हाई ग्रेड रोब है जो लाइकेनथ्रोप के लेदर से बना है। यहाँ तक कि इसका सबसे सस्ता रोब भी 10 सिल्वर कॉइन से कम का नहीं मिलता है। फिर रवन कहता है क्या ये इतना महंगा है? फिर कैप्टन कहता है हाँ बेवकूफ, ये तुम्हारी सैलरी से 3 गुना ज्यादा कीमती है और हम उसे लेटर पढ़ते हुए देख सकते हैं। इसका मतलब वो पढ़ना लिखना जानता है, तो वो कोई मामूली आदमी नहीं है। और इसके अलावा वो अपने तलवार को निकालने वाला था। उसके बाद हम सभी मारे जाते। अगर हम लक्की होते फिर भी सिर्फ मैं ही बच पाता। फिर रवन कहता है पर कैप्टन ये आपको कैसे पता? फिर कैप्टन पाटेक कहता है जब तुम अपनी औकात जाने बिना से बुरी तरह से बात कर रहे थे तो उसने अपने राइट हैंड को रोप के अंदर रख लिया और अपने लेफ्ट पैर को पीछे की तरफ कर लिया। ये बैलेंस बनाकर एक खतरनाक अटैक करने का पोस्चर था। अगर मैं ज्यादा भी देरी करता तो तुम्हारा सिर कट के हवा में उड़ रहा होता। फिर रवन कहता है पर कैप्टन आप तो उसे रोक सकते हैं। फिर कैप्टन पाटेक कहता है वो एक नाइट है और तुम्हें पता नहीं नाइट कितना ज्यादा ताकतवर होते हैं। एक नाइट जो जन्म से ही वुडन शॉट को पकड़ लेता है, वो अपनी पूरी लाइफ लोगों को अच्छे तरीके से मारने के ट्रेनिंग में झोंक देता है। वो अपने मन से किसी भी अननोन डंजन में जाता है और वहाँ के मॉन्स्टर को मारते हुए मौत का सामना करता है। बैटलफील्ड में उसके हाथों कई लोगों के खून से रंगे होते हैं। फिर वो कई सारे मिलिट्री अचीवमेंट हासिल करने के बाद नोबल की नजरों में आता है। तब जाकर वो आखिरी में एक नाइट बनता है और एक नाइट बनने का नाटक करना सीरियस क्राइम है। अगर वो एक असली नाइट है तो प्रॉब्लम हो सकता है, पर अगर वो एक नकली नाइट है तो उससे भी बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अगर कोई भी नकली नाइट बनने का हिम्मत करता है तो वो कोई मामूली आदमी नहीं हो सकता। जब तक वो अपने शॉर्टमैनशिप में कॉन्फिडेंट ना हो वो ये झूठ कभी नहीं बोलेगा। जो लोग अपने पूरे जीवन को अपने शॉर्ट के नाम कर देते हैं, तुम्हें क्या लगता है उसमें से कितने लोग नाइट बनते हैं? अगर कोई ऐसा आदमी जो 20 साल से ज्यादा उम्र का है और वो अपने आप को नाइट कहता है, इसका मतलब ये है कि वो काफी ज्यादा हाई स्किल्ड नाइट है। फिर रवन कहता है कैप्टन क्या वो आपसे भी ज्यादा ताकतवर है? फिर कैप्टन पाटेक कहता है हाँ शायद ऐसा हो सकता है, और इसके अलावा उसने कहा कि वो लॉर्ड टिरविन के कासल जा रहा है। मैंने सुना है कि उन्होंने कुछ समय पहले एक डंजन को खोजा है जिसे वो खोलने वाले हैं। शायद वो उन लोगों में ज्वाइन होने के लिए जा रहा है और हम भी वहीं पर जा रहे हैं, इसलिए हम फिर से दोबारा मिलेंगे। भले ही ये बात कैप्टन पाटेक रवन को बोल रहे थे और वो यूजिन से काफी दूर रहकर बातचीत कर रहे थे, पर तो भी यूजिन इन सभी बातों को सुन लेता है। फिर वो सोचने लगता है एक नाइट के टाइटल का वजन काफी ज्यादा होता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये तरीका आगे भी काम करता रहेगा, पर मुझे इसके लिए और भी तैयारी करनी होगी। टिरविन फैमिली के पास इतने सारे स्किल्ड मर्सनरी होने के बाद भी उन्होंने फेलिट को लाने के लिए विलेज में इतने बेकार के मर्सनरी को क्यों भेजा? इसके बदले वो अपने सोल्जर को भी भेज सकते थे। ये बात बहुत ही अजीब है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है जो लोगों को पता नहीं। फिर उसके बाद यूजिन उन मर्सनरी के पास जाने लगता है, जिसे देखकर रवन डरते हुए कहता है आखिर वो हमारे तरफ क्यों आ रहा है? फिर यूजिन उनके पास जाते हुए कहता है तुमने कहा था कि तुम भी लॉर्ड टिरविन के कासल जा रहे हो। फिर उसके बाद वो अपना मास्क को उतारते और हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है अब जब हमारा डेस्टिनेशन एक है तो क्यों ना हम एक साथ ट्रेवल करें। और उसकी ऐसा चकाचौंध वाले हैंडसम चेहरे को देखकर वो लोग भी हाँ बोल देते हैं। फिर दिखाया जाता है वो लोग टिरविन के टेरिटरी मार्टेला में आ गए होते हैं। फिर यूजिन को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है ये अच्छी बात है, वो मेरे ऊपर यकीन करते हैं कि मैं एक असली का नाइट हूँ। उनके साथ ट्रैवल करने में हो सकता है मुझे कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए।
पर असली प्रॉब्लम तो वहाँ पहुँचने के बाद होगा। फिर तभी वहाँ मिरियन आते हुए कहती है, सर यूजिन, जैसे आपने ऑर्डर दिया था मैंने उन मर्सनरी की बातों को सुना है। फिर यूजिन कहता है, क्या कोई काम का इंफॉर्मेशन है? फिर यूजिन बताता है, मैंने मिरियन से जो सुना उसके हिसाब से लॉर्ड टिरविन की हेल्थ काफी खराब है, वो किसी भी समय मर सकते हैं। और यहाँ कुछ ही दिन पहले ही इस जगह में एक नए डंजन को खोजा गया। अगर वो इस डंजन को क्लियर करने में कामयाब हो जाते हैं तो इससे उन्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन अभी के समय टिरविन फैमिली के पास पैसे और सोल्जर दोनों की कमी है, इसलिए वो एक्सप्लोरेशन करने के लिए इस डंजन को नहीं खोल सकते। फिर उसके बाद मिरियन कहती है, लेकिन अगर लॉर्ड टिरविन मर जाते हैं तो उस बच्चे का क्या होगा? वो बच्चा वहां पहुंचने के बाद भी फिर से अनाथ हो जाएगा। फिर यूजिन कहता है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। फिर मिरियन कहती है, तो फिर तुम क्या सोच रहे हो? अगर क्या होगा वो अपने ब्रदर्स के हाथों कुत्ते की मौत मारा जाए। फिर यूजिन सोचने लगता है, लॉर्ड टिरविन ने फेलिट को शायद इसलिए बुलाया है क्योंकि वो मरने से पहले अपने बच्चे के चेहरे को देखना चाहता है। पर अब से तुम्हारी और मेरी किस्मत बदलने वाली है। फिर थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ वो लोग पहुँच गए होते हैं। फिर उसके बाद बताया जाता है ये रोज कासल मतलब लॉर्ड टिरविन का कासल है। उसे देखकर यूजिन सोचने लगता है, मैंने जितना सोचा था ये उससे भी ज्यादा बड़ा है। और उसे देखकर मिरियन कहती है, तुम्हें अपने रैंक को जल्दी से बढ़ाना होगा ताकि हम भी ऐसे कासल में रह सके। फिर यूजिन कहता है, बकवास करना बंद करो और अंदर जाओ। फिर तभी वहाँ कोई आते हुए कैप्टन पाटेक से कहता है, तुम अपना काम बताओ। फिर कैप्टन पाटेक कहता है, हम आपको ग्रीट करते हैं, हम पेलिन कंपनी के मर्सनरी ट्रूप हैं और आप कौन से नोबल लॉर्ड हो? फिर उसके सामने खड़ा आदमी कहता है, मैं कमारा टिरविन फैमिली का वारिस हूँ। फिर बताया जाता है ये हाउस टिरविन का सबसे बड़ा बेटा कमारा टिरविन है। फिर वो कहता है, क्या तुम्हारे पीछे हमारा सामान है? फिर कैप्टन पाटेक कहता है, जैसे कि आप देख सकते हो हम उन्हें सेफली लेकर आ गए हैं। फिर कमारा कहता है, ठीक है अब सामान को उतारो। फिर वो मर्सनरी सामान को उतारने लगते हैं। फिर कमारा यूजिन को देखते हुए कहता है, तुम खड़े क्यों हो? तुम इनके साथ क्यों नहीं काम कर रहे? फिर यूजिन उसके पास आते हुए कहता है, आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई, मेरा नाम नाइट चैन यूजिन है। फिर कमारा कहता है, क्या तुम एक नाइट हो? फिर यूजिन कहता है, और इसके अलावा ये बच्चा। फिर तभी उसका बात को काटते हुए कमारा का छोटा भाई आते हुए कहता है, बड़े भाई कमारा तुम अभी क्या कर रहे हो? उस आवाज को सुनकर यूजिन सोचने लगता है, ये जाना पहचाना आवाज। और वहीं उसे देखकर कमारा गुस्सा होने लगता है। फिर उसका छोटा भाई आते हुए कहता है, मैंने तुम्हें ये कितना बार बताया है, कासल को गार्ड करने के तौर पे बाहरी लोगों को चेक करना हमारी ड्यूटी है। फिर यूजिन सोचने लगता है, आखिर मैं इस आवाज को कैसे भूल सकता हूँ? वह आदमी जिसने मुझे सबसे पहले ढूंढा जब मैं छिपा हुआ था, वैम्पायर हंटिंग यूनिट का कमांडर जो जंग डिरट के साथ मिलकर मुझे हमेशा बेरहमी से परेशान किया करता था, नाइट वर्थल टिरविन। मैं इसे कभी भी नहीं भूल सकता। फिर उसके बाद बताया जाता है यह हाउस टिरविन का दूसरा बेटा नाइट वर्थल टिरविन है, जो कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर कमारा कहता है, क्या मुझे हर एक काम का रिपोर्ट तुम्हें देना पड़ेगा? तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुम वारिस हो। तो गाइस यहाँ पर वारिस का मतलब जो अगला फैमिली हेड बनेगा या लॉर्ड बनेगा उसे यहाँ पर वारिस कहा जा रहा है। फिर वर्थल कहता है, तुम्हें पता है मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। फिर उसके बाद यूजिन एक लेटर को देते हुए कहता है, ये ब्रॉडविन विलेज के चीफ का लेटर है। उस लेटर को लेने के लिए वर्थल अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, लेकिन यूजिन उस लेटर को वापस ले लेता है। फिर उस लेटर को कमारा को दे देता है, जिसे देखकर वर्थल समझ नहीं पाता कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। उस लेटर को देखकर कमारा हैरान होते हुए कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मर्सनरीज के ऊपर ब्लैक वुल्फ ने एम्बुश करके अटैक कर दिया और वो सभी मर्सनरीज मारे गए, और तुम जिस बच्चे को अपने साथ लेकर आए हो वो नजायज बेटा है। फिर उसके बाद फेलिट चुपते हुए कहता है, हेलो मेरा नाम फेलिट है। उसे देखकर कमारा हंसते हुए कहता है, अच्छा तो तुम हमारे नए ब्रदर हो। और वहीं उसे देखकर वर्थल गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि उसने जिस मर्सनरी को फेलिट को मारने के लिए भेजा था वो खुद ही मर गए थे। फिर कमारा कहता है, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, फादर तुमसे मिलना चाहते हैं। फिर वर्थल कहता है, पहले इसे कोई नहलाओ, अच्छे कपड़े बनाओ और अच्छे से तैयार करने के बाद लेकर आओ। फिर उसके सोल्जर भी ठीक है सर बोलकर फेलिट को ले जाने लगते हैं। फिर उसके बाद यूजिन अपने पैर को पटकते हुए कहता है, रुक जाओ, जिसकी बात सुनकर वर्थल भी रुक जाता है। फिर यूजिन कहता है, मैं पहले अपने रिवॉर्ड के बारे में बात करना चाहता हूँ, मुझे लॉर्ड टिरविन से मिलना है। उसकी बात सुनकर वर्थल गुस्सा होते हुए कहता है, मैं इसे बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूंगा। फिर यूजिन कहता है, क्या मैं उनसे थोड़ी देर के लिए भी नहीं मिल सकता? फिर वर्थल कहता है, फादर की तबीयत अभी ठीक नहीं है, मैं रिवॉर्ड के बदले तुम्हें गोल्ड कॉइन दे दूंगा, इसलिए तुम वापिस चले जाओ।
फिर यूजिन कहता है मैंने आपके भाई को यहाँ तक लाने के लिए बहुत मेहनत की है। फिर वर्थल गुस्से से कहता है मुझे अपने बात को रिपीट करने के लिए मजबूर मत करो। फिर उसके बाद कमारा कहता है आखिर वो फादर से क्यों नहीं मिल सकता। फिर वर्थल कहता है ब्रदर क्या सच में आप ऐसा करना चाहते हैं। फिर कमारा कहता है वैसे भी हम अपने नए ब्रदर को अपने फादर से मिलाएंगे ही, तो थोड़ी देर के लिए इसे भी फादर से मिलाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर वर्थल कहता है हमारे फादर दिन में ठीक से 1 घंटे भी नहीं जाग सकते, तो हम ऐसे ही किसी अनजान आदमी को उनसे कैसे मिलने दे सकते हैं। फिर कमारा कहता है क्या तुम अब फादर के शेड्यूल को भी कंट्रोल करना चाहते हो। फिर वर्थल कहता है ब्रदर क्या तुम मेरे बात का मजाक उड़ा रहे हो। फिर उसके बाद कमारा कहता है सर यूजिन मुझे इसके लिए माफ कर देना, ऐसा लगता है कि तुम मेरे फादर से नहीं मिल पाओगे क्योंकि मेरा भाई वारिस बनने का नाटक करना चाहता है। फिर वो यूजिन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है तो प्लीज अपने घर सेफली पहुंच जाना। फिर उसके बाद वो फिलेट को अपने साथ लेकर जाने लगता है। फिर यूजिन सोचने लगता है वो शुरू से ही नहीं चाहते थे कि मैं उनके फादर से मिलूं। फिर तभी वहाँ पर कोई आते हुए कहता है लॉर्ड टिरविन के दूसरे बेटे, अच्छा तो तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हें कब से हर जगह ढूंढ रहा था। फिर वो आदमी अपने कंधे पर कुछ आदमियों को पकड़ा था, वो उसे वहीं पर गिरा देते हैं। फिर वो कहता है ये मर्सनरीज हैं जो विलेज के लोगों के सामान को चोरी कर रहे थे, ये ट्रेनिंग करने के बदले आलसपन दिखा रहे थे, इसलिए मैं इन्हें यहाँ लेकर आ गया। फिर वो अपने हाथ को आगे करते हुए कहता है क्या हमें इनमें से एक को एग्जाम्पल के तौर पर मार देना चाहिए ताकि यहाँ पे ऐसा गलती कोई दोबारा ना करे। भले ही इन मर्सनरी को तुमने डंजन रेड के लिए हायर किए हैं। और वहीं वर्थल यूजिन को देखकर थोड़ा परेशान होने लगता है। फिर वो उस आदमी को ले जाते हुए कहता है ठीक है मैं उन मर्सनरी से बात कर लूंगा, यहाँ बहुत सारे लोग हमें सुन रहे हैं, इसलिए हमें अंदर जाकर बात करना चाहिए। फिर कैप्टन पाटेक कहता है वो आदमी सर गैलफ्रेडिक है। फिर यूजिन कहता है क्या तुम उसे जानते हो। फिर कैप्टन पाटेक कहता है हाँ वो एक ऐसा नाइट है जिसका फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट है। हाल ही में एवरग्रो फैमिली द्वारा होस्ट किए हुए टूर्नामेंट में वो 3rd प्लेस में आया था। उसके पास मॉन्स्टर की जैसी ताकत और स्किल है। उस दिन उसने 1000 से ज्यादा कॉम्पिटिटर्स को हराया था। फिर यूजिन कहता है तो इतना स्किल्ड नाइट यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर कैप्टन पाटेक कहता है मुझे लगता है शायद वो नए खोजे गए डंजन की वजह से यहाँ पर है। भले ही ये कैपिटल से बहुत दूर का एरिया है, पर किसी भी नाइट के लिए एक डंजन को क्लियर करना एक बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। डंजन को क्लियर करने में कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। मुझे लगता है शायद वो इस डंजन को क्लियर करके किसी बड़े फैमिली में रखे जाने के लिए प्लान बना रहे हैं। फिर यूजिन कहता है अच्छा ऐसी बात है, वैसे तुम्हारा काम तो खत्म हो गया है ना। फिर कैप्टन पाटेक भी हाँ कहता है। फिर यूजिन कहता है तो क्या मैं तुम्हारा अगला क्लाइंट बन सकता हूँ। फिर उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। फिर वर्थल और गैलफ्रेडिक को दिखाया जाता है जो उन मर्सनरी को पनिशमेंट दे रहे थे। फिर कमारा को दिखाया जाता है जो सोचने लगता है मुझे इस बार डंजन खोलना ही होगा। फादर का तबीयत खराब होने की वजह से मेरा छोटा भाई खुले आम सक्सेसर के पोजीशन के लिए मुझसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा वो अपने कनेक्शन के वजह से सर गैलफ्रेडिक को भी यहाँ बुला लिए हैं। शायद वो डंजन क्लियर करने के बारे में सोच रहा है। अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो सभी लोग उसे ही सपोर्ट करेंगे, लेकिन मैं ये कैसे करूंगा। फिर तभी उसके दरवाजों को कोई नॉक करने लगता है। फिर तभी बाहर खड़ा गार्ड कहता है मास्टर सर यूजिन आपसे मिलने का रिक्वेस्ट कर रहे हैं। फिर कमारा सोचने लगता है यूजिन ये तो वही नाइट है जो कमारा को यहाँ लेकर आया था। फिर कमारा कहता है उसे अंदर आने दो। फिर उसके बाद यूजिन अंदर आता है। फिर कमारा कहता है सर यूजिन आपका स्वागत है, तुम्हें फिलिट के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम ये मेक श्योर करेंगे कि उसे सेफ रखा जाए। फादर के जागते ही वो आपको फिलिट को यहाँ सेफली लाने के लिए एक अच्छा रिवॉर्ड देंगे। वैसे भी जब तुमने वर्थल के जगह मुझे पहले लेटर दिया था तो तुम मुझे काफी अच्छे लगे। फिर यूजिन कहता है मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, लेकिन मुझे इस जगह के लॉर्ड से काम है क्योंकि बीच में 3rd पार्टी आने से मैं भी हैरान हो गया। और गाइस शायद यहाँ 3rd पार्टी का मतलब गैलफ्रेडिक से है। फिर उसके बाद कमारा कहता है तो बताओ तुम क्या चाहते हो, क्या तुम मेरे फादर से मिलकर अपने पहचान का सर्टिफिकेशन चाहते हो। फिर यूजिन कहता है वो तो है, पर मैं आपको कुछ ऑफर करना चाहता हूँ, मैं डंजन रेड में शामिल होना चाहता हूँ। फिर उसकी बातें सुनकर कमारा जोर जोर से हंसने लगता है। फिर वो कहता है जितना मैंने सोचा था तुम उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। तुमने कहा था कि तुम एक नाइट हो, मैंने सुना था कि तुमने 5 बैंडिट को मार दिया था। क्या तुम इस डंजन रेड में पार्टिसिपेट करके अपने रेपुटेशन को बढ़ाना चाहते हो। क्या तुम्हारे पास कोई भी ऐसा कारण है जिस वजह से मैं तुम्हें इसके लिए परमिशन दे दूं। फिर यूजिन कहता है क्योंकि ये एक ऑफर है, इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा।
फिर कमारा कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? फिर यूजिन कहता है जहाँ तक रिवॉर्ड की बात है तो मैं और मेरे मर्सनरी 100 सिल्वर कॉइन और माना क्रिस्टल को छोड़कर आधा लूट का हिस्सा लेंगे। फिर कमारा कहता है सच में ये काफी अच्छा ऑफर है, लेकिन मुझे शक है तुम्हें तो ये पता ही होगा कि तुम एवरेज मार्केट प्राइस से कम मांग रहे हो। फिर यूजिन कहता है क्या आपको ये ऑफर पसंद आया या नहीं? फिर कमारा सोचने लगता है नाइट हमेशा सम्मान से जीते हैं और सम्मान से मरते हैं। उसके कपड़ों को देखकर ऐसे लगता है कि वो एक ट्रैवल करने वाला नाइट है जिसके सपोर्ट में कोई भी हाउस नहीं है। फिर भी वो पैसों का लालची नहीं है, उसके लिए सम्मान सबसे ज्यादा मायने रखता है। फिर यूजिन कहता है मुझे कोई भी जल्दबाजी नहीं है, बल्कि जल्दबाजी तो आपको करना चाहिए। और ये बात कमारा को भी समझ में आ जाता है कि वर्थल के पास गैल फ्रेडिक है जो अगर डंजन क्लियर कर लेता है तो उसका सक्सेसर का पोजीशन खतरे में पड़ सकता है। फिर वो स्माइल करते हुए सोचने लगता है इस आदमी को सिचुएशन का फायदा अच्छे से उठाने आता है। अब तक मैं जिस नाइट से भी मिला हूँ ये उनसे बिल्कुल अलग है। फिर कमारा कहता है बहुत अच्छे, मुझे इस अच्छे ऑफर को मना करने का कोई कारण नहीं दिख रहा। फिर वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहता है सर यूजिन मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए एक्साइटेड हूँ। फिर थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ कैप्टन पाटेक कहता है माना क्रिस्टल को प्यूरिफाई करना काफी मुश्किल है और उनका कमीशन फी भी बहुत ज्यादा होता है, बिल्कुल इसका उल्टा लूट जिसे हम उनकी असली कीमत पर बेच सकते हैं। मैं एक अच्छी ट्रेडिंग कंपनी जानता हूँ जिससे मैं तुम्हें मिला सकता हूँ, बस तुम्हें ये कहना है कि सिर्फ तुम लूट को ही लोगे। अगर तुम ऐसा करते हो तो सर कमारा के पास तुम्हारे ऑफर को मना करने का कोई कारण नहीं होगा। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है क्या तुम सब्जुगेशन पार्टी में एक नए मेंबर को जोड़ना चाहते हो? मैं तुम्हें डेस्परेटली आखिरी मिनट में सिर्फ अपने हाथ पैर को मारते हुए देख रहा हूँ। एक डंजन बच्चों के खेलने का मैदान नहीं है, जिस समय तुम गिरोगे उसी समय तुम वहीं पर मारे जाओगे। ये एक ऐसी जगह है जहाँ लोगों की जान मक्खी के बराबर होती है। फिर गैल फ्रेडिक कहता है अगर कोई अमेच्योर आदमी अपने शौक के लिए अगर हमारे काम में रुकावट डालेगा तो मैं इसके खिलाफ हूँ। फिर वर्थल कहता है क्योंकि वो एक नाइट है जिसे मेरे भाई ने रिक्रूट किए हैं, इसलिए मुझे भी उससे ज्यादा उम्मीदें नहीं है। मेरे भाई का कनेक्शन उतना ज्यादा नहीं है और हमारे पड़ोसी नोबल से भी उसका कुछ खास नहीं जमता। अगर बात ज्यादा आगे जाती है तो मैं चाहूंगा कि तुम उसे खुद बता दो। फिर गैल फ्रेडिक कहता है तुम बीच में मुझे क्यों घसीट रहे हो? फिर तभी वहाँ कमारा आते हुए कहता है इंतजार कराने के लिए माफ कर देना, मैं अपने नई नाइट से थोड़ी देर बात कर रहा था। तो ठीक है चलो मैं अपने नाइट को इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये वो नाइट है जो सब्जुगेशन पार्टी को ज्वाइन कर रहा है। ये है नाइट चेन यूजिन और उनका मर्सनरी ग्रुप। फिर दिखाया जाता है वहाँ यूजिन के साथ कैप्टन पाटेक का मर्सनरी ग्रुप भी होता है। उसे देखकर वर्सल सोचने लगता है ये तो वही आदमी है जिसने फिलिट को लेकर आया था और इससे भी बड़ी बात ये एक मर्सनरी ग्रुप को लीड भी कर रहा है। फिर वर्सल कहता है कमारा हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जिसके हमें ओरिजिन और स्किल के बारे में कुछ पता नहीं, हम उसे कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? फिर कमारा कहता है क्या उसका ओरिजिन? मैं कम से कम उसके स्किल का गारंटी देता हूँ, मैंने उसके बारे में फिलिट से सुना था। हमारे टेरिटरी के बाहर वो बैंडिट का ग्रुप जो आते जाते लोगों को लूट लिया करते थे, वो हमारे लिए काफी बड़ा सिर दर्द थे। सर यूजिन ने अपने छोटे से शॉट से उस पूरे बैंडिट ग्रुप को खत्म कर दिया। फिर तभी गैल्फ्रेडिक यूजिन के ऊपर एक छोटा सा शॉट को थ्रो कर देता है, जिसे यूजिन अपने शॉट से डिफ्लेक्ट कर देता है और वो शॉट दीवार में जाकर लगती है और वो दीवार भी क्रैक हो जाता है। उसे देखकर गैल्फ्रेडिक स्माइल करने लगता है। फिर वो अपने जगह से खड़े होते हुए कहता है सच में ये काफी अच्छा था, हमारी पहली मुलाकात में मुझे इस बदतमीजी के लिए माफ कर दो। तुम्हारे स्किन पे एक भी खरोच को ना देखते हुए और धूप से बचते हुए देखकर ऐसे लगता है तुम काफी नाजुक तरीके से पले बड़े हो। यंग मास्टर क्या मैं तुम्हारे स्किल को देख सकता हूँ? गाइस मतलब यहाँ पर वो यूजिन से डुएल करने की बात कर रहा होता है। फिर थोड़े देर बाद ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है और ये बात कुछ ही समय में फैल गई होती है क्योंकि गैल्फ्रेडिक एक जाना माना नाइट था, इसलिए उसकी डुएल को देखने के लिए कुछ ही समय में वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वहाँ कोई यूजिन को पहचान नहीं पाता क्योंकि वो लोग ऐसे किसी नोबल फैमिली के नाइट के बारे में नहीं सुने थे और उन्हें ऐसा भी लग रहा होता है कि गैल्फ्रेडिक आसानी से यूजिन को हरा देगा। फिर उसके बाद गैल्फ्रेडिक अपने शॉट को निकाल लेता है और यूजिन को देखने लगता है। फिर यूजिन भी गैल्फ्रेडिक को देखने लगता है। फिर उसके बाद वो भी अपना शॉट को निकाल लेता है। फिर उसके बाद रेफरी अपने हाथ को उठाते हुए कहता है शुरू करो
और इसी के साथ घंटा बजता है और दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाता है। और शुरू होते ही वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर अपना शॉट टकराने के बाद पीछे आ जाते हैं। फिर गेलफ्रेडिक हाथ का इशारा करते हुए उसे अपने पास आने के लिए कहता है। यूजिन उसे देखकर एक पल के लिए हैरान होता है, पर अगले ही पल वो उसके ऊपर जाकर अटैक की बारिश कर देता है। उसे देखकर रवन कहता है, जैसे कि सर यूजिन से उम्मीद थी, वो सर गेलफ्रेडिक को पीछे धकेले जा रहे हैं। फिर कैप्टन पाटेक कहता है, ऐसी बात नहीं है सर, गेलफ्रेडिक अभी सिर्फ अपने ओपोनेंट की ताकत को देख रहे हैं। सर गेलफ्रेडिक जानबूझकर अपने आप को पीछे धकेलने दे रहे हैं। फिर हमें गेलफ्रेडिक को दिखाया जाता है जो स्माइल करते हुए यूजिन के सभी अटैक को आसानी से ब्लॉक किए जा रहा था। फिर वो यूजिन को देखकर सोचने लगता है उसका स्वॉर्डमैनशिप कुछ खास नहीं है और वो शॉट को भी अलग अलग तरीके से पकड़ता है। वो एक अच्छा शॉट्समैन नहीं है, लेकिन उसके तरीकों को देखकर ऐसा लगता है कि वो जंगल में पला बड़ा हो, जैसे कि मैंने सोचा था। फिर यूजिन अपने शॉट से उसके ऊपर जबरदस्त अटैक करता है, पर गेलफ्रेडिक आसानी से उसके शॉट को डिफ्लेक्ट कर देता है। फिर वो कहता है, तुम्हारा नाइट होना एक झूठ है, क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना। रूथलेस स्वॉर्डमैनशिप और एक स्लोपी स्टैंस, तुमने कभी भी अच्छे से ट्रेनिंग नहीं लिया और सिर्फ अपने फिजिकल एबिलिटी पर ही डिपेंड रहते हो। तुम ये नहीं कह सकते कि स्वॉर्डमैनशिप एक नाइट के लिए सब कुछ है, लेकिन अगर तुम कुछ ब्लो एक्सचेंज करते हो तो तुम ये कह सकते हो, लेकिन अगर कुछ ब्लो मारने में तुम कामयाब रहते हो तो ये कह सकते हो। फिर यूजिन अटैक करते हुए कहता है, तुम बहुत बात करते हो, पर गेलफ्रेडिक आसानी से उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। फिर वो अटैक करते हुए कहता है, अगर तुम मुझे हरा देते हो तो मैं चुप हो जाऊंगा। जिस अटैक को यूजिन जैसे तैसे करके ब्लॉक करता है, पर गेलफ्रेडिक अपनी ताकत लगाकर उसके शॉट को जमीन पर गाड़ देता है। फिर उसके बाद वो घूमकर यूजिन के ऊपर एक जबरदस्त अटैक करता है, जिस अटैक को यूजिन अपने शॉट से ब्लॉक तो कर लेता है, पर उस अटैक का फोर्स इतना ज्यादा था कि वो पीछे फेंकाते हुए दीवार से टकरा जाता है। और उसे देखकर वर्थल हंसते हुए कहता है, कहीं वो बेहोश तो नहीं हो गया। फिर उसके बाद यूजिन वहां से निकलते हुए गुस्से से कहता है, किसने कहा। फिर उसके बाद यूजिन जंप करके गेलफ्रेडिक के ऊपर अटैक कर देता है, पर गेलफ्रेडिक उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। फिर यूजिन अपने शॉट को घुमाकर फिर से गेलफ्रेडिक के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन गेलफ्रेडिक उल्टा उसी के अटैक उसी के ऊपर कर देता है। फिर वो सोचने लगता है ये काफी ज्यादा तेजी से सीख रहा है। फिर यूजिन उसी अटैक को करता है जिस अटैक को गेलफ्रेडिक ने करके यूजिन को पीछे फेंक दिया था, पर गेलफ्रेडिक भी इसके लिए तैयार था। फिर उसके बाद जैसे ही उन दोनों का शॉट एक दूसरे से टकराता है, उन दोनों का शॉट टूट जाता है। फिर उसके बाद वो दोनों हाथ से ही फाइट करना शुरू कर देते हैं, जहां वो दोनों अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे, पर गेलफ्रेडिक को इसमें दिक्कत होने लगता है। फिर वो सोचने लगता है, इसकी बॉडी तो मेरे से ज्यादा छोटी है, तो इसमें इतना ज्यादा ताकत कैसे हो सकता है। ठीक है, मैं इसे एक्नॉलेज करता हूँ, फिजिकली ताकत के मामले में वो मेरे से कहीं ज्यादा ताकतवर है, लेकिन अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो मैं उससे कहीं ज्यादा आगे हूँ। फिर उसके बाद गेलफ्रेडिक पीछे हट जाता है और यूजिन को अपने तरफ खींचने लगता है। फिर वो अपने हाथ को घुमा देता है, जिससे वो नीचे की तरफ गिरने लगता है, जिससे उसे यूजिन को पंच करने का एक अच्छा मौका मिल जाता है। लेकिन यूजिन अपने दूसरे हाथ को जमीन पर रखता है और घूमकर अपने पैर से बैलेंस बना लेता है, जिसे देखकर गेलफ्रेडिक भी हैरान था। फिर उसके बाद यूजिन उसके तरीके को उल्टा उसी के ऊपर यूज करता है, वो भी गेलफ्रेडिक को अपने तरफ खींचता है। उसे देखकर गेलफ्रेडिक हैरान होते हुए सोचने लगता है, उसने बिल्कुल मेरे जैसे ही कॉपी किया। उसकी इतनी जल्दी सीखने की एबिलिटी और उसके इस तरह का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, आखिर ये आदमी आया कहाँ से है। फिर यूजिन गेलफ्रेडिक के ऊपर पंच मारने वाला होता है और गेलफ्रेडिक भी मान लेता है कि यही उसका हार है। फिर यूजिन गेलफ्रेडिक के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है और इस पंच का फोर्स गेलफ्रेडिक के स्वॉर्ड अटैक से भी ज्यादा होता है। इस पंच से वो फेंकाते हुए दीवार से टकरा जाता है और इससे दीवार भी टूट जाता है और इस पंच से गेलफ्रेडिक भी बेहोश हो जाता है। उसे देखकर वहाँ सभी लोगों के साथ रेफरी भी काफी हैरान हो जाता है। फिर उसके बाद रेफरी कहता है, इस डुअल का विनर नाइट चेन यूजिन है।